तो भाई सब बच्चे गौर से सुनो, देखो टाइम अब इतना कम रह गया है कि अगर जर्रा बराबर तुमने गलती की ना तो एमडीके 2024 हाथों से निकल जाए। अब तुमने अगर टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। अभी नम्स का पेपर हो गया, जो भी मामला थे उन्होंने बहरहाल डिस्कस कर लिया, उस पर बात नहीं करे, मगर ये सोचना कि जैसा नम्स का पेपर आया था वैसे ही आ जाएगा, उससे तो क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ये नहीं तो है। 100% गलत है। ये तो नेगेटिविटी है। बिल्कुल आपकी जरा बराबर बेवकूफी, जरा बराबर गलती, जरा बराबर लाइल्मी जो है वो आपके मार्क्स को इफेक्ट कर सकती है, नाकामी की तरफ लेकर जा सकती है। समटाइम ऐसा होता है बच्चे प्रैक्टिस तो कर लेते हैं मगर बबल शीट की प्रैक्टिस नहीं होती, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें एक एरर आ जाता है ना समटाइम, या समटाइम आपका वो जो सर्कल होता है उसमें प्रॉपर तरीके से फिलिंग करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और एमडीकेट का अब 22 सितंबर की डेट जो थी वो अब कंफर्म हो चुकी है और बहुत कम दिन रह गए हैं बच्चों की प्रिपरेशन के लिए। तो अब इसके लिए हम क्या करें ऐसा कि जो लास्ट ईयर के बच्चों ने जो मिस्टेक्स की थी जिससे उनके मार्क्स नहीं आए थे, तो अब उन मिस्टेक्स को हम अवॉइड करें और अपने प्रिपरेशन को जो है सबसे अच्छा करें, सबसे बेहतर करें, अपडेटेड करें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इसमें यह है कि भाई आपके पास बहुत कम दिन हैं, यानी कि अराउंड 7 to 10 डेज अब आपकी पॉकेट्स में, जिसमें आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। और ये वही वक्त है कि जिसमें आपकी जरा बराबर बेवकूफ़ी, जरा बराबर गलती, जरा बराबर लाइल्मी जो है वो आपके मार्क्स को इफेक्ट कर सकती है, नाकामी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो भाई आपको फॉलो करना चाहिए एक परफेक्ट प्लान। और वो परफेक्ट प्लान क्या है सर, हमसे डिस्कस करेंगे। और इस परफेक्ट प्लान में एक्चुअली हमारी अपनी जानिब से कोशिश है कि कहीं पे भी कोई वीकनेस बाकी ना रह जाए। आप एट द एंड ऑफ द डे इतने जबरदस्त तैयार हो कि आपका इस साल का एमडीकैट का जो पेपर है वो आपकी कामयाबी का पेपर बन जाए इंशाल्लाह। तो अच्छा, एमडीकेट के प्लान के लिए सबसे पहली बात तो देखिए आपको ये करना है कि अपना डेली का शेड्यूल अब बना लें। हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले बना लिया हो, लेकिन अब उसको थोड़ा सा आपको मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही आप जो 24 आवर्स अगर आपके पास हैं पर डे, तो आप उन 24 आवर्स को जो है पूरा के पूरा कंज्यूम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाएंगे, इससे आपके स्ट्रेस जनरेट होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन बनेगा, तो ये चीज़ फिर आपके लिए और नुकसानदेह हो सकती है। तो इस तरह मत चलें, तरीके से चलें, तरीके से प्लान करें। जैसे मैंने एक जो सोचा है, मैं हम लोग अपनी जो स्टडीज़ के लिए यूज़ किया करते थे वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगा। देखिए 24 आवर्स में से सिर्फ 12 आवर्स अपनी प्रिपरेशन के लिए रखें, 12 आवर्स। बाकी जो 8 आवर्स हैं उसको आप स्लीप टाइमिंग के लिए रखें। 8 आवर्स की जो स्लीपिंग होती है, 8 to 7 आवर्स या 6 to 8 आवर्स की स्लीपिंग सबसे बेस्ट है। इसमें आपका माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है, रीबूट हो जाता है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, रिफ्रेशमेंट आ जाती है। तो ये नैप बहुत ज़रूरी होता है। सम टाइम बच्चे क्या कर रहे होते हैं, 12 आवर्स 24 आवर्स में से सिर्फ 3 से 4 घंटे वो अपनी स्लीप ले रहे होते हैं, और बाकी का जो 18 तो या 20 आवर्स जो हैं इसमें वो स्टडी कर रहे होते हैं और बिल्कुल लग जाते हैं। तो उसमें सम टाइम ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके माइंड रिफ्रेशिंग कंडीशन में एक्सेप्ट कर पाता है, और जब वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है तो चीज़ें या तो मिक्स हो जाती हैं या फिर जिस तरह कंसंट्रेट करना चाहिए उतना नहीं हो पाता। एग्जैक्टली इससे आपकी डाइजेशन भी ख़राब होती है, इससे आपकी जो है हेल्थ पर भी इफेक्ट आता है, इससे आपकी कंसंट्रेशन पे भी जो है इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये है कि अपने डिसाइड कर लें कि 12 आवर्स कम से कम डेली की स्टडी कर लें। अर्ली मॉर्निंग में उठना है, 5 AM पे आपको अपनी जो अलार्म लगाना है उस पर उठना है और स्लॉट्स बनाना है, अपनी स्टडी के स्लॉट्स बनाए। जैसे मैंने जो डिसाइड किया वो ये है कि एक स्लॉट बनाए जिसमें 6 AM से लेकर 12 PM तक का स्लॉट हो। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक एक स्लॉट होगा, इसमें आप एक स्टडी करें। जब अपना स्टडी का स्लॉट डिसाइड कर लें तो उस टाइम पे आपको कोई और काम नहीं करना। उस टाइम पे कोई काम है तो आप पहले से घर वालों को इस बात का बता दें कि भाई इस टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। नंबर एक स्लॉट तो ये हो गया सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद लंच वगैरह कर लें, थोड़ा नैप ले लें, कैल्यूला कर लें, सुन्नत भी है, माइंड रिफ्रेश हो जाता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। उसके बाद सेकंड स्लॉट जो आप यूज़ करें, मेरा मशवरा ये है कि आप 2 बजे से लेकर ये जो शाम 6 बजे तक का टाइम है इसको आप यूज़ कर लें अपने सेकंड स्लॉट के तौर पर। इसमें आपको तकरीबन 4 आवर्स आपकी स्टडी के लिए मिल जाएंगे। तो 5 आवर्स आपको मॉर्निंग से मिल गए,
4 आवर्स आपको जो मिल गए वो आपके जो दोपहर का टाइम है इसमें आपके 4 आवर्स हो गए। उसके बाद अब आप रेस्ट लें, चाय पिए, आराम करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा कहीं पार्क वगैरह चले जाएं, थोड़ा घूम फिर कर आ जाए, थोड़ा नैप लें, ईशा पढ़ें, मगरिब पढ़ें। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद अब आप कुछ देर और 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक एक स्लॉट और रख लें अपनी स्टडी का। तो 24 आवर्स में से आपने 3 स्लॉट जो है वो सिलेक्ट कर लिए। स्लॉट नंबर 1 सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, स्लॉट नंबर 2 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये आपका 4 आवर्स का एक स्लॉट हो जाएगा, और रात 8 बजे से 11 बजे तक ये आपका एक तीसरा स्लॉट हो जाएगा। टोटल मिलाकर ये बन जाएंगे 12 आवर्स, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। अब सर आपको बताएंगे कि 12 आवर्स को आपको ब्रेक किस तरह करना है, यानी कि इन 12 आवर्स में आप शुरू के 3 आवर्स में क्या स्टडी करेंगे, उसके बाद के 3 आवर्स में क्या होगा, उसके बाद के 2 आवर्स में क्या होगा। तो सर प्लीज को बताइए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि भाई एक स्टूडेंट को डेली बेसिस पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स स्टडी करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने फर्स्ट जो आपने स्लॉट बनाई है उसमें आपने अगर फिजिक्स स्टडी किया है तो सेकंड स्लॉट में आपने केमिस्ट्री को देखा, उसके बाद थर्ड स्लॉट में आपने बायो को देखा, ठीक है। तो इस तरतीब से आप चलेंगे तो आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे, और ये नहीं होगा कि जनाब और एक दिन में तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक दिन में तीनों सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे और बीच में गैप भी आ जाएगा कि आप जो है वो अपने फुल लेंथ पेपर्स को अटेम्प्ट करने के काबिल भी जल्द से जल्द हो जाएंगे। और इसमें प्रैक्टिस के लिए आप छाजो यूज करें, प्रैक्टिस टेस्ट यूज करें, उसमें आप रिवीजन करें, बुक रीडिंग करें, इसमें आप सारे काम करें। इसमें एक और बात, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो 2 तरह के इश्यूज का इस वक्त शिकार होते हैं। सबसे पहले ये कि जनाब मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया, ग्रैंड टेस्ट मेरा जो है वो 200 मार्क्स का था, मेरे मार्क्स जो है वो 120 आ रहे हैं, सर पकड़ के बैठे, अब क्या करें। ओ भाई सर पकड़ के नहीं बैठना, मजीद ग्रैंड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, जहां पर तुम्हारी गलती आई है गलती को जरा रिवाइज कर लिया, इसकी वीडियो सॉल्यूशन देखिए, उसके अपने एरर को देखें, एप्लीकेशन देखें और अपनी मिस्टेक्स को नोट करते रहें किसी कॉपी के ऊपर, कि टेस्ट के रिजल्ट से डिमोटिवेट ना हो। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट के रिजल्ट को डिमोटिवेट होने की वजह ना बनाए, बल्कि टेस्ट के रिजल्ट को अपनी इंप्रूवमेंट की वजह बनाए, ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे इस वक्त कि जनाब जो है ना वो हर चीज यूट्यूब पे बैठ के ढूंढने लग जाते हैं, यूट्यूब पे ढूंढते हैं तो जनाब 10,000 किस्म की बातें आ रही होती हैं। बिल्कुल सही। अब क्या करें, अब वो मेन सिलेबस रह जाता है और फालतू की जो ग्रुप्स हैं, वीडियोस हैं और जो मोटिवेशन हैं, ये सम टाइम बहुत ज्यादा देख रहे होते हैं। कुछ चीजें जरूरी भी हैं जो आपके काम के लिए वो बहुत जरूरी है, लेकिन सम टाइम अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए आपका सिलेबस। अपना सिलेबस, आपकी टेक्स्ट बुक जो है, जो आपके रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स हैं, यूएचएस वालों के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक है, इसी तरह से सिन एमडीकेट वालों के लिए सिन टेक्स्ट बुक है। जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स हैं, उसके साथ अटैच रहना है, उसको कवर अप करना है, उसके की पॉइंट्स को देखना है, ठीक है। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर स्टडी में क्या क्या करें, तो ज़रा सर बताएंगे आपको कि स्टडी में हम किन किन चीज़ों को पॉइंट आउट करें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम स्टडी में अहमियत दें, और किसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, किसकी सेकंड, तो ये सर आपको बताएंगे। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले तो अभी जो फेज हमारा चल रहा है, ठीक है जी, अराउंड 7 to 10 डेज तुम्हारे अभी टेस्ट में बाकी है, तो अब तक तो हर एक सब्जेक्ट की किताब को 2 दफा बाकायदा तौर पे अब आप पढ़ चुके होंगे, यानी इस वक्त तक जो है ना वो पढ़ मतलब हो जाना चाहिए था काम हर हाल में, ठीक है। अब जो टाइम है वो किस चीज का, अब टाइम जो है वो इस चीज का है कि आप अपने चैप्टर्स, अपने टॉपिक्स की बेसिस पे भरपूर तादाद में एमसीक्यूज को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस आपने की है, आपने सब्जेक्ट की, अब उसके बाद आ जाएगा फुल लेंथ पेपर्स पे। तो ये जो आपका ट्रांजिशन होगा कि जनाब अपने सब्जेक्ट से आप शिफ्ट करते हैं अपने फुल लेंथ पेपर्स पे, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक टोटल कंप्लीट पेपर को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। सर फुल लेंथ पेपर पर अपना जो छाजो है उस पर ग्रैंड टेस्ट अवेलेबल है, Exactly. और अभी कुछ हमने अपडेटेड ग्रैंड टेस्ट लिए हैं, तकरीबन 8 या 9 ग्रैंड टेस्ट हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, तो वो ग्रैंड टेस्ट आप सॉल्व करें। छात्रा एप्लीकेशन पे ग्रैंड टेस्ट को सॉल्व करने का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फायदा ये है कि मुझे हर एक एमसीक्यू का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, जिससे मुझे सीखने का मौका मिल जाता है। सेकंड, मेरे पास कंप्लीट एनालिटिक्स आ रहे हैं कि भाई मैंने कहाँ गलती की है, वो क्वेश्चन इजी था, मीडियम था, हार्ड था, तो गलती फिर भी मेरी हो गई, तो कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, वीडियो सॉल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो भाई मैं चाहता हूं कि इतना प्रीशियस टाइम जो है वो इधर उधर सर्चिंग करने में जाया ना हो, आप भी यकीन नहीं फोकस कर सकते हैं आप छाजा एप्लीकेशन के कंटेंट को और मजीद अच्छे से इस्तेमाल करके। एक और चीज जो मैं चाहता हूं भाई सब बच्चे गौर से सुने, देखो टाइम अब इतना कम रह गया है कि अगर जर्रा बराबर तुमने गलती की ना तो एमडीकेट 2024 हाथों से निकल जाएगा। अब तुमने अगर टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। 3 घंटे 30 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है एग्जैक्टली अपने 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। अब उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी, इंग्लिश भी, लॉजिकल रीजनिंग भी सारे हैं। तो तुम्हें कंप्लीट पेपर को एक टाइमर लगाकर
टाइमर को सेट करके कंप्लीट पेपर सॉल्व करना है, ताकि तुम्हें पता हो कि 3.5 घंटे में तुम अपना पेपर सॉल्व कर सके हो या नहीं। अगर मिसाल और उसके बाद उसका एनालिसिस भी करना है कि मेरा टेस्ट, ये वाला टेस्ट इतनी देर में हुआ, ये मेरे यहाँ पे वीक पॉइंट्स आ रहे हैं, किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है वो नोट करें। जाहिर सी बात उतना वक्त नहीं लगेगा जितना फिजिक्स में लगेगा। बिल्कुल। बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज है, वक्त उसके लिए ज्यादा लगेगा, तो इधर टाइम वेरिएशन अपनी जगह है। मगर जब आपने पहला ग्रैंड टेस्ट आपने फॉलो किया और आपने 3.5 घंटे के बजाय 4 घंटे में किया है, तो अब अगले ग्रैंड टेस्ट में आपका ये माइंडसेट होना चाहिए, किससे कम टाइम माइंडसेट होना चाहिए कि भाई मुझे ये काम कम वक्त में करना है, कम वक्त में ये काम पूरा करना है। ठीक है जी, मेरा मशवरा है एक बच्चे को कि भाई आप छाछे एप्लीकेशन के कंटेंट को इस्तेमाल कीजिए, जरूर कीजिए, और अपने हाथ में एक बबल शीट रखिए, एक OMR शीट अपने पास रखिए, जिसके सर्कल को फिलअप कीजिए, आंसर्स वहां पर मार्क कीजिए। अब ये रिहर्सल जो है ना, वो आपको फाइनली एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है जैसे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। समटाइम ऐसा होता है बच्चे प्रैक्टिस तो कर लेते हैं मगर बबल शीट की प्रैक्टिस नहीं होती, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें एक एरर आ जाता है ना समटाइम, या समटाइम आपका वो जो सर्कल होता है उसमें प्रॉपर तरीके से फिलिंग करनी होती है, किसी बच्चों के ओवर फिलिंग हो जाती है तो सब पता चलता है उसके मार्क्स से। और सबसे बड़ा मसला है, अब अगर मैं पेपर के क्वेश्चंस देख रहा हूं और मुझे आदत ही नहीं थी बबल शीट पे फिलअप करने की, तो मेरी तरतीब जो क्वेश्चंस की वो आउट हो गई। एक दफा तरतीब आउट हो गई भाई, आप फिर क्या करेंगे? आपको दोबारा से बबल शीट ऑफर थोड़ी हो रही है, तो आपने बहुत ध्यान से तवज्जो से करना है काम। इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको अवॉइड मत कीजिएगा। फिर इसके बाद फाइनली मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। आपके लिमिटेड डेज में मैक्सिमम काम आप कर सकते हैं, इफेक्टिवली टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जनाब 100 नंबर का पेपर है, 1 नंबर का काम गलत हो गया तो सर पकड़ के बैठ जाते कि 1 नंबर का काम क्यों गलत हो गया। वो ये नहीं देखते कि 99% काम उन्होंने जबरदस्त किया है। तो भाई मैं आपको सबको कह रहा हूं, ग्रैंड टेस्ट आप लोग फॉलो करें, इसी तरह से आप मॉक टेस्ट अगर आप फॉलो करें दैट्स प्रीटी गुड, पास पेपर्स को अटेंड करें दैट्स प्रीटी गुड, मगर उसमें गलती आती है, गलती से गलती से सीखें, उस पर रोए नहीं बैठ के कि यार ये क्यों गलत हो गया, मेरे यहाँ एक गलत हो रहा है तो वहां तो 10 गलत होंगे, ऐसा नहीं सोचना। और फिर एक और गलती है उसमें मिस्टेक देखें, अगली दफा ना रिपीट करें कि भाई अभी नम्स का पेपर हो गया, जो भी मामला थे उन्होंने बहरहाल डिस्कस कर लिया, उस पर बात नहीं करे, मगर ये सोचना कि जैसा नम्स का पेपर आया था वैसे ही आ जाएगा, उससे क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ये तो 100% गलत है, ये तो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी से अवॉइड करना है। 2 बातें सर ने कही है कि भाई खाने पीने का, नींद का आपने ध्यान रखना है और बाकी टाइम में सिर्फ पढ़ाई करनी है। साइकिल को मेंटेन करें, पर 24 आवर्स का जो रिदम है उसको मेंटेन करें, अपनी स्केड्यूल बनाएं प्रॉपर तरीके से कि क्या करना है किस टाइम पे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को खत्म कर दें, एक्स्ट्रा गैदरिंग्स को खत्म कर दें, एक्स्ट्रा चैटिंग को खत्म कर दें, तो ये सारे काम लाजमी करना चाहिए। और एक और चीज मैं सब बच्चों को कह रहा हूं भाई, गौर से सुनो। देखो बहुत सारी अफवाहें उड़ना शुरू हो जाती हैं, आप पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं, अफवाहें चलना शुरू हो गई, अरे एमडीकेट की डेट चेंज हो गई, अरे फला हो गया फला हो गया। भाई आप सिंपल बात याद रखें, जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह छात्र के प्लेटफॉर्म से आपको हासिल होगी, और इसके अलावा PMDC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कोई ना जो चीज होगी ऑफिशियली वो जब तक प्रॉपर ऑथेंटिक चीज ना है उस पर ट्रस्ट ना करें, उसके हिसाब से परेशान मत हो, मीडिया से अपने आप को जरा दूर कर ले। हाँ, कुछ दिन तक के लिए कट ऑफ हो जाए, इधर से उधर से जरा साइड पे करे, मैक्सिमम टाइम मतलब सिवाय स्ट्रेस के कुछ भी नहीं मिलता। वो चीजें खबरें आती रहती हैं, अजीब अजीब सुनते आते रहते हैं, भाई वो कैंसिल हो गया, कुछ कहते हैं वो पहले हो रहा है, पता नहीं क्या अजीब अजीब, वो लोग फेक नोटिफिकेशन भी चला देते हैं, ऐसा भी होता है समटाइम। तो वो आप बिल्कुल उन चीज़ों पे ध्यान मत दें, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। और ये सारी जितनी सोशल मीडिया के, मैं तो कहता हूँ कुछ दिनों तक फेसबुक को बिल्कुल वो कर दें, अनइंस्टॉल कर दें, बिल्कुल अभी ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो अभी सारी अपनी जो फोकस है, सारी अटेंशन है, वो अपनी प्रिपरेशन पर करें। प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपको आगे के लिए आसानी है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही भैया। एमडीकैट अब दिन तुम्हारे पास चंद एक रह गए हैं, पूरा टाइम पूरे फोकस के साथ क्वालिटी टाइम देकर पढ़ना है। 12 घंटे मेरे सामने किताब पढ़ी है मगर मुझे उसका एक लफ्ज याद नहीं हो रहा, तो ऐसे वक्त का कोई फायदा नहीं है। क्वालिटी टाइम देना है, 12 घंटे बैठे हैं तो 12 घंटे दिमाग आपका तैयार हो चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए, रिटेन करने के लिए। इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे, भरपूर मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह 2024 को आप अपने एमडीकैट के पेपर में कामयाबी का साल बनाएंगे इंशाल्लाह। और देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप 3 चीजों को अपनी गिरह में बांध लें। आपने पढ़ना है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है, मुनासिब खाना खाना है, ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे अच्छी चीज को रिप्रेजेंट करें। खास तौर पे जिस दिन एग्जैक्ट एमडीकैट का टेस्ट होगा 22 सितंबर, उससे पहले वाले दिन आपको
रात के 8 बजे तक बिल्कुल अपने आप को फ्री कर लेना बिल्कुल free, है, बिल्कुल। प्रॉपर रिलैक्स रहें, बल्कि 6 बजे तक कर लें अपने आप को बिल्कुल फ्री। उसमें ये होगा कि बिल्कुल टेंशन मत लें, बिल्कुल स्टडी उस वक्त के लिए थोड़ी सी छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। एक रात पहले जाहिर सी बात है, अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा हुआ तो एक रात में आपको एक बहुत बड़ा तूफान नहीं लेकर आ जाएंगे। इतना कर लें कि देखें आपने पहले पढ़ चुके हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा क्रिएट करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, पेपर कैसा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। स्ट्रेस में होता है कि समटाइम आपकी डाइजेशन भी ख़राब होती है, आपका मेंटल स्ट्रेस भी जनरेट होता है, तो उन चीज़ों से अवॉइड करना है। नींद प्रॉपर लेनी है, ठीक है। रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक प्रैक्टिस से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका माइंड आपके साथ होना चाहिए। अगर आप नींद की हालत में वहाँ पहुँच रहे हैं, एक तो वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, जाहिर सी बात है 7,000 बच्चे एक जगह जमा होकर टेस्ट दे रहे हैं, तो जब वो इतना सारा बच्चा, इतना सारा क्राउड आपके सामने होगा तो 80% स्ट्रेस तो वहाँ से ही जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो भाई पहले से स्ट्रेस फ्री होकर जाएंगे तो वहाँ पर जो स्ट्रेस मिलेगा वो आपको इतना हार्म नहीं करेगा, इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहें। जिस दिन एग्ज़ाम हो उससे पहले अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखना है, अपनी तैयारी को वाइंड अप कर लेना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। एग्जैक्टली, दीज आर द बेस्ट थिंग्स व्हिच यू शुड डू, क्योंकि आपका ये MD-CAT 2024 पहला और आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए MBBS के लिए। इसके बाद फिर डायरेक्ट MBBS मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं तो आपको सारे बच्चों को, जिनको मैं जानता हूं और जिनको मैं नहीं भी जानता, मैं तो सबके लिए दुआ गो हूं, हमारी पूरी टीम दुआ गो है कि जो भी बच्चा इंशाल्लाह MD-CAT के इस टेस्ट में दाखिल होता है पूरी मेहनत के साथ, अल्लाह ताला उसे कामयाबी से नवाजे और फाइनली वो अपने MBBS के लिए इंशाल्लाह अपने एडमिशन को पब्लिक सेक्टर में सिक्योर कर सके। बिल्कुल। तो बस सर यही कुछ मोटी मोटी बातें थी जो बच्चों आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ भरपूर हैं। आपको जो है किसी हवाले से कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल छाजाओ के प्लेटफॉर्म से रब्ता करें, और इन डेज़ में भी अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए या पास पेपर्स की अगर आपको नीड है तो आप छाजाओ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। चाहे प्रैक्टिस टेस्ट और पास पेपर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इंशाल्लाह आपके साथ आते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको अपडेट मजीद देते रहेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।